डियर फ्रेंड्स, हम लोग पिछले क्लास में जो ऑफेंसेज हैं वुमेन और चिल्ड्रन के अगेंस्ट उनके बारे में डिस्कशन कर रहे थे और ये चैप्टर 5 जो भारतीय न्याय संहिता है उसके धारा 63 से 99 तक इनके बारे में बात कहा गया है। अगर आप देखिएगा तो धारा 63 से लेकर 99 तक जो आपका अध्याय 5 है, चैप्टर 5 है, इसमें महिला और बाल के विरुद्ध अपराध के संबंध में बातें बताई गई हैं। अब इसमें कुछ धाराएं हम लोग डिस्कस कर रखे थे, जैसे आप देखिएगा कि जो आपके यौन अपराधों के संबंध में, सेक्सुअल ऑफेंसेस के संबंध में ये आपकी जो धाराएं हैं, जिसमें 63 बलात् संघ है, 64 इसके संदर्भ में जो सजा की बात कही गई है, रेगुलर इम्प्रिजनमेंट 10 साल का, उससे लेके आजीवन कारावास तक, और 64(2) में कुछ विशेष अपवाद दिए गए हैं। तो ये आपके उसके दंड के प्रावधान हैं। 65 अगर आप धारा देखिएगा तो 16 वर्ष से और 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों के संग बलात् संग अगर किया जा रहा है तो 16 वर्ष में जो सजा है वो कठोर कारावास से आजीवन कारावास, जिसमें न्यूनतम 20 वर्ष की सजा के साथ साथ आपके जुर्माने की बात की गई है। 12 वर्ष में नीचे आयु के बच्चे के साथ अगर कोई बलात् संग करता है तो कठोर कारावास 20 वर्ष का, उससे लेके आजीवन कारावास तक आपके है। साथ ही साथ में इसमें मृत्यु दंड की भी संभावना है। तो ये आप देखिएगा। फिर 66 में हम लोग क्या देखे थे, जो पीड़िता के संग अगर कोई बलात् संग करता है जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है या सतत विकृतशील दशा में वो पहुंच जाती है, जिसमें बोला जाएगा परसिस्टेंट वेजिटेटिव कंडीशन, तो इसमें 20 वर्ष की सजा आपकी रहेगी, 20 वर्ष से लेके आजीवन कारावास तक। और आप देखिएगा कि इसमें मृत्यु दंड की भी संभावना है। ये बात हम लोग डिस्कस करके रखे थे। फिर 67 में पृथककरण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ मैथुन में अगर आप देखिएगा 2 वर्ष से 7 वर्ष की सजा आपकी बताई गई। ये सारी बातें डिस्कस हुई थी। अब देखिए 65 में दंड है और 66 में आपके पीड़िता की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड है, पनिशमेंट फॉर कॉजिंग डेथ और रिजल्टिंग इन परसिस्टेंट वेजिटेटिव स्टेट ऑफ विक्टिम। फिर अगर आप देखिएगा 68 में सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हस्बैंड अपॉन हिज वाइफ ड्यूरिंग सेपरेशन, पृथककरण के दौरान पति द्वारा अपने पत्नी के साथ मैथुन, ये कोर्ट के द्वारा ऑर्डर है या अन्यथा भी अगर वो अलग रह रहे हैं उस दौरान अगर आप देखिएगा। फिर आपके जो 68 है, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा आपके मैथुन सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय पर्सन इन अथॉरिटी, ये रेप के डेफिनेशन में नहीं आता है, बल्कि ये किसी आपके एक तरह से कहा जाएगा कि इंसाइटमेंट, कोई प्रलोभन देके या कोई प्रभाव डाल के आप किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स है उसमें आप देख सकते हैं। तो ये एक आपका अपवाद है जिसमें रेप का कंडीशन नहीं आता है, रेप नहीं माना जाता इसे। तो इसमें अगर आप देखिएगा तो 5 वर्ष से 10 वर्ष की सजा के साथ साथ जुर्माने की बात कही गई है। फिर अगर आप देखिएगा इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय एम्प्लॉइंग डिसीटफुल मीन्स, प्रवंचनापूर्ण साधनों आदि का प्रयोग करके मैथुन, इसमें अगर आप देखिएगा तो 10 वर्ष तक सजा हो सकती है, साथ ही साथ में जुर्माने की भी बात इसमें है। फिर 70 सामूहिक बलात् संघ के बारे में बात करता है। जो धारा 70 है, ये बलात् संघ जो आप देखिएगा वो अगर आप यहाँ पे बात करिएगा गैंग रेप की बात आपका कर रहा है। इसमें अगर जो सजा है वो 20 वर्ष तक आपके कठोर कारावास है, उसके साथ साथ आजीवन कारावास में भी परिवर्तित हो सकता है। अगर 18 वर्ष से आयु के किसी महिला के साथ, कम आयु के किसी महिला के साथ होता है तो आजीवन कारावास के साथ साथ मृत्यु दंड भी हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति बार बार पुनरावृत्ति करता है, अगर आप इसी अपराधों का बार बार कोई पुनरावृत्ति कर रहा है तो उसमें आप देखिएगा कि आजीवन कारावास के साथ साथ
मृत्युदंड की बात आपकी कही गई है। फिर आप देखिएगा कतिपय अपराधों आदि से पीड़ित व्यक्ति की पहचान का प्रकटीकरण, अगर डिस्क्लोजर ऑफ आइडेंटिटी की जा रही है, जो विक्टिम है उसके एक तरह से पहचान को प्रकट कर दिया जा रहा है, तो इसमें जो दंड है वो 2 वर्ष से लेके आपके साथ ही साथ में जुर्माने की बात भी आपके कही गई है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। अपवाद क्या है? अपवाद आप देख सकते हैं कि इसमें अगर जो ऑफिसर इंचार्ज अगर वो अलाउ करता है, या जो आपके विक्टिम है वही अलाउ करती, पीड़िता खुद अलाउ करती है, या अगर विक्टिम की मृत्यु हो गई है, पीड़िता की मृत्यु हो गई है और उसके संरक्षक इसको अलाउ कर रहे हैं, या अगर वो अवयस्क है या ऐसी कोई महिला है जिसका मानसिक विकृति हो चुका है, तो उस कंडीशन में उसकी जो निकटतम संबंधी हैं वो अलाउ कर सकते हैं। 73 आपका है कि अगर कोर्ट के आदेशों का, हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का अगर कोई प्रकटीकरण करता है या उसको छापता है, तो ये कोई आपके दंड का कारण नहीं बनेगा। अनुमति के बिना न्यायालय की कार्रवाइयों से संबंधित किसी मामले का मुद्रण या प्रकाशन, इस पे दंड की संभावना है। लेकिन अगर यहाँ पे देखिएगा कि किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का मुद्रण या प्रकाशन अगर किया जाएगा तो इस धारा के अंतर्गत अपराध की कोटि में नहीं आएगा, ये बात आपका बोला जा रहा है। तो ये पॉइंट है, प्रिंटिंग और पब्लिशिंग एनी मैटर रिलेटिंग टू कोर्ट प्रोसीडिंग विदाउट परमिशन, अगर आप ऐसा करते हैं इसमें दंड की संभावना तो रहेगी, और वो दंड रहेगा 2 वर्ष से लेके साथ ही साथ जुर्माना। लेकिन अगर ये उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के अगर कोई उनके निर्णय की बात कहा जा रहा है, उनका प्रकाशन हो रहा है, तो ये दंड नहीं माना जाएगा। फिर महिला के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले के विषय में आपका था क्रिमिनल फोर्स एंड असॉल्ट अगेंस्ट वुमेन, महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ये भी डिस्कस आपका हुआ था। इसमें अगर आप देखिएगा तो इस कंडीशन में 1 साल से 5 वर्ष तक आपका दंड हो सकता है, आज कारावास हो सकता है, साथ ही साथ में जुर्माने की बात आपकी कही गई है। तो महिला की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करना या उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करना, इसमें आप देखिएगा कि जो दंड की संभावना है वो 1 साल से 5 वर्ष तक की आपकी रहेगी। फिर अगला कुछ आपका प्रबंध देखा गया था, 75 आपका था लैंगिक उत्पीड़न, ये आपका था सेक्सुअल हैरेसमेंट। सेक्सुअल हैरेसमेंट अगर आप देखिएगा कि कोई व्यक्ति किसी महिला के साथ शारीरिक स्पर्श या अग्र क्रियाएं करने का प्रयास कर रहा है जो अवांछनीय है, और स्पष्ट लैंगिक संबंध बनाने का प्रयास कर रहा है, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध कर रहा है, या महिला के इच्छा के विरुद्ध कोई अश्लील साहित्य दिखा रहा है, या लैंगिक आभासी टिप्पणी दे रहा है, तो इसमें दंड के प्रावधान आपके दिए गए हैं। पहले 3 मामलों में, जिसमें अगर आप बात करिएगा कोई पुरुष आपके किसी महिला के साथ शारीरिक स्पर्श और अग्र क्रियाएं करता है, या लैंगिक स्वीकृति के लिए कोई मांग या अनुरोध करता है, या किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध अश्लील साहित्य दिखाता है, इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष का कठोर कारावास या जुर्माना या दोनों, और अगर लैंगिक आभासी टिप्पणियां करता है तो इसमें जो दंड का प्रावधान है ये 1 वर्ष के साथ साथ जुर्माना या दोनों की संभावना है। फिर 76 अब देखा जाएगा, यहां से आपका शुरू हो रहा है 76 आपके जो धारा है, इसको अब हम लोग देखते हैं। असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वुमेन विद इंटेंट टू डिसरोब, विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है कि आप बल का प्रयोग कर रहे हैं जिसके वजह से किसी महिला को निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहे हैं या विवस्त्र करने का प्रयास कर रहे हैं, और इस आशय से उस पर हमला कर रहे हैं, अपने बल का, आपराधिक बल का प्रयोग कर रहे हैं। तो इस मामले में जो दंड का संभावना है वो 3 वर्ष से लेके 7 वर्ष और साथ ही साथ में जुर्माने की बात की गई है। अवधि जो होगी वो 3 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, और साथ ही साथ में इसमें जुर्माने की भी प्रावधान रखी गई है। ये बात आपको देखने को मिलेगा। ये बात आपका है जो मेजर आपका पॉइंट है। अब इसमें देखिए आपके कुछ क्वेश्चंस हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 76 किससे संबंधित है?
बलात्कार, किसी महिला को निवस्त करने के इरादे से उस पर हमला करना या आपराधिक बल का प्रयोग करना, अपहरण, ताक झाक करना, रेप, असॉल्ट और यूज ऑफ क्रिमिनल फोर्स टू वोमेन विथ इंटेंशन टू डिसरोब, किडनैपिंग, वोयरिज्म। तो ये आप देखिएगा ये क्या है, ये बेसिकली आपका यहाँ पे किसी महिला को निर्वस्त करने के इरादे से उस पर हमला करने का, आपराधिक बल का प्रयोग करने की बात कही गई है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, बीएनएस की धारा 76 के तहत किसी महिला को निर्वस्त करने के लिए हमला करने वाले को न्यूनतम दंड क्या दिया जा सकता है? तो इसमें न्यूनतम दंड अगर आप देखिएगा 3 वर्ष है और अधिकतम दंड कितना है? 7 वर्ष है। साथ ही साथ में इसमें अगर आप देखिएगा तो जुर्माने की भी बात कही गई है। बीएनएस की धारा 76 के तहत किए गए अपराध के लिए अधिकतम सजा कितनी है? तो 7 वर्ष आपकी अधिकतम सजा इसमें देख सकते हैं, साथ ही साथ में जुर्माना आपका है। धारा 76 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त करने के कृत्य में सहायता करता है, उकसा देता है, मदद करता है, तो वह उत्तरदायी नहीं है, कम जुर्माने का पात्र है, दंड का पात्र है। केवल तभी उत्तरदायी है जब महिला को शारीरिक चोट लगे। यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई आपका किसी अन्य व्यक्ति को उकसाता है, एबेट्स करता है, तो एबेटमेंट इटसेल्फ इज अ क्राइम। तो यहाँ पे एबेटमेंट आपका कर रहा है तो ये उत्तरदायी नहीं माना जाएगा, ऐसा नहीं है। लायबल आपका होगा, ये भी दंड का पात्र होगा, लायबल आपका होगा, लायबल फॉर पनिशमेंट। बीएनएस की धारा 76 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? केवल तभी लागू होती है जब महिला पूरी तरह से निर्वस्त्र हो या किसी महिला को निर्वस्त करने के प्रयास पर लागू होती है। इसमें संज्ञेय अपराध नहीं है, यह केवल रिश्तेदारों पर लागू होती है। इट ओनली अप्लाइज इफ द वुमन इज फुल्ली डिसरोब्ड, अप्लाइज टू अटेम्प्ट्स टू डिसरोब अ वुमन, इट इज नॉट अ कॉग्निजेबल ऑफेंस, इट अप्लाइज ओनली टू रिलेटिव्स। तो अगर आप देखिएगा तो ये आपका महिला या किसी महिला को निर्वस्त करने के प्रयास पर लागू होता है। ये आवश्यक नहीं है कि महिला को निर्वस्त कर दिया जाए, प्रयास करने पे भी लागू आपका होगा, ये बात आपको देखना है। अगला इसमें देख लीजिए, दृश्य रिक्तिकता आपका है, वोयरिज्म आप इसको कहते हैं, ठीक है। तो दृश्यरतिकता क्या आपका है? इसमें देखिएगा कि जब भी कोई महिला अपने निजी कार्य में लगी हुई है, जहां पे ऐसी परिस्थितियों की संभावना है जो प्रायः यह माना जाएगा कि उसे कोई नहीं देख रहा हो, यह प्रत्याशा करती है कि उसे देखा नहीं जा रहा है, एक टक देखता है और उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति या उस कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है या उस चित्र को प्रसारित करता है, तो प्रथम दोष सिद्धि पर वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं और 3 वर्ष तक हो सकेगी, साथ ही साथ में जुर्माने की भी बात आपकी कही गई है, ये बात आपका बोला जा रहा है। और अगर दोबारा ऐसा कोई कृत्य करते हुए उसको दोहराता है तो इसमें जो दंड का प्रावधान है वो 3 वर्ष से कम नहीं होगा, जो कि 7 वर्ष तक हो सकता है, इसके लिए दोषी बनाया जाएगा। तो यहां पे दृश्यरतिकता की बात कही गई है, वोयरिज्म की बात आपकी कही जा रही है। इसमें बोला जा रहा है कि whoever watches or captures the image of a woman engaging in private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator, disseminates such image shall be punished on first conviction with imprisonment, either description for a term which shall not be less than 1 year, but it can extend to 3 years. Again, if the crime is repeated, it will increase to minimum 3 years to 7 years. यहाँ पे क्या बात बोला जा रहा है? महिला उन परिस्थितियों में जिनमें वह प्रायः प्रत्याशा करती है कि उसे कोई नहीं देख रहा और एक ऐसा व्यक्ति उसे एकटक देखता है या उसके कृत्य में लिप्त व्यक्ति या कृत्य में लिप्त व्यक्ति के कहने पर कोई अन्य व्यक्ति उसका चित्र खींचता है और उस चित्र को प्रसारित करता है, इसी को आपकी दृश्यरतिकता कहा जाएगा। ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, private act include an act of watching carried out in place which in circumstances would reasonably be expected to provide privacy when the victim genitals posterior or breast are exposed। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि निजी कार्य के अंतर्गत क्या माना जाएगा?
इसमें जो स्पष्टीकरण है उसमें यह बोला जा रहा है कि निजी कार्य के अंदर अगर आप देखिएगा तो ये माना जा रहा है कि पीड़िता के जंघनांगों नितंबों वक्ष स्थलों का अभिदर्शित किया जाता है या केवल अधोवस्त्र से ढका जाता है, अगर इसका कोई प्रदर्शन कर रहा है तो इसमें आप कह सकते हैं कि वोयरिज्म आपका है। वेयर द विक्टिम कंसेंट टू द कैप्चर ऑफ इमेज ऑन एनी एक्ट बट नॉट टू द, कहीं पे अगर किसी महिला ने इसको अनुमति भी दी है कि आप चित्रण खींच लीजिए, लेकिन उसने इस बात की अनुमति नहीं दी कि इसका प्रसारण करिए और दूसरा व्यक्ति इसको प्रसारित कर देता है, तो इसको आपके वोयरिज्म के बारे में ये कहा जाएगा। तो ये पॉइंट है जो आपको देखना है। अब इसके संदर्भ में कुछ क्वेश्चंस और देख लें, एक्सप्लेनेशन आपका है, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 77 निम्नलिखित में से किस अपराध से संबंधित है? यौन उत्पीड़न, ताक झांक, पीछा करना, किसी महिला की मर्यादा भंग करने के इरादे से उस पर हमला करना। तो अगर आप देखिएगा तो ये क्या है? दृश्य रतिकता या ताक झांक, वोयरिज्म आपका है, उससे संबंधित है। बेनेस की धारा 77 के तहत पहली बार ताक झांक या दृश्य रतिकता करने पर अपराध की क्या सजा है? तो सजा 1 वर्ष से कम नहीं बल्कि 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना हो सकता है। इम्प्रिजनमेंट नॉट लेस देन 1 ईयर बट अप टू 3 इयर्स एंड फाइन। बेनेस की धारा 77 के तहत ताक झांक के लिए दूसरी बार या बाद की सजा के लिए न्यूनतम सजा क्या है? तो ये आप देखिएगा, ये होगा कम से कम आपके 3 वर्ष और उससे बढ़ के ये 7 वर्ष तक हो सकता है। धारा 77 की व्याख्या के अनुसार निम्नलिखित में से किसे निजी कृत्य माना जाता है? एक महिला सार्वजनिक पार्क में टहल रही है, एक महिला सार्वजनिक शौचालय का उपयोग कर रही है, एक महिला स्थिति में है जहां पे उसे जंघनान, नितंब या स्तन खुले हैं या केवल अंतर्वस्त्र से ढके हुए हैं और वह निजता की अपेक्षा कर रही है, एक महिला सार्वजनिक सभा में बोल रही। तो इसमें क्या होगा? वुमेन इन अ सिचुएशन वेयर हर जेनाइटल्स पोस्टीरियर और ब्रेस्ट आर एक्सपोज्ड और कवर्ड ओनली इन अंडरवियर एक्सपेक्टिंग प्राइवेसी। धारा 77 के तहत यदि कोई महिला छवियों को कैप्चर करने की सहमति देती है लेकिन उनके प्रसार के लिए नहीं और फिर भी वे छवियां प्रसारित की जाती है, तो क्या यह अपराध है? हाँ, इसे अपराध माना जाता है। नहीं, कैप्चर करने की सहमति का प्रसार की सहमति भी है, केवल तभी जब इसे शारीरिक हानि हो, केवल तभी जब यह किसी निजी स्थान पर हो। तो अंडर सेक्शन 77 इफ अ वुमन कंसेंट्स टू द कैप्चर ऑफ इमेज बट नॉट देयर डिसेमिनेशन and the images are disseminated and this is an offense, yes it is considered an offense. No, consent to capture implies consent to dissemination only if it causes physical harm, only if it happens in a private place. तो इसका ऑप्शन क्या होगा? हाँ, इसे अपराध माना जाएगा। छवियों को अगर आप कैप्चर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका प्रसारण भी करिएगा, ये बात आपका है। तो ये आप देख सकते हैं। तो ये पॉइंट आपके हैं जो इसमें देखिएगा। बीएनएस की धारा 77 भारतीय दंड संहिता के किस धारा के अनुरूप है? तो 354C ये फैक्चुअल पॉइंट है जो आप देख रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य बीएनएस की धारा 77 के अंतर्गत ताक झांक नहीं माना जाएगा? किसी महिला को उसकी सहमति के बिना निजी कृत्य करते हुए देखना, किसी महिला के निजी कृत्य करते हुए छवि लेना, किसी महिला के निजी कृत्य करते हुए छवियों का प्रसार करना, किसी पुरुष को निजी कृत्य करते हुए छुप कर देखना, सिक्रेटली वॉचिंग अ मैन इन प्राइवेट एक्ट। तो ये ऑप्शन क्या होगा इसमें? किसी पुरुष के संदर्भ में अगर कोई निजी कृत्य करते हुए छुप कर देख रहा है तो ये नहीं माना जाएगा, ये दिसरतिकता या वोयरिज्म नहीं माना जाएगा। अब यहां पे जो पॉइंट आप देखिएगा, अगला देखिएगा स्टॉकिंग, पीछा करना। ये अगला आपका प्रबंध है जो स्टॉकिंग कहा जाता है, पीछा करना। पहली बार पीछा करते हुए अगर पाया जाता है तो 3 वर्ष से आपका जुर्माना है और इसके साथ 3 वर्ष के साथ साथ जुर्माना है। दूसरी बार करते हुए पाया जा रहा है तो 5 वर्ष के साथ आपके जुर्माना है। स्टॉकिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉकिंग का मतलब होता है कि किसी महिला को उसके व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया को आगे बढ़ाने के लिए उस महिला द्वारा स्पष्ट रूप से अनिच्छा उपदर्शित किए जाने के बावजूद बारंबार आप पीछा कर रहे हो, स्पर्श करता है या स्पर्श करने का प्रयत्न करता है। तो एक महिला जो आपको क्लियर कट मना कर दिए कि हम आपसे कोई बात नहीं करना चाहते हैं, कोई संबंध नहीं रखना चाहते हैं, किसी तरह का आपके साथ कोई
इंटरेक्शन नहीं करना चाहते हैं, उसके बावजूद आप उसका पीछा कर रहे हैं, आप उससे व्यक्तिगत अन्योन्य क्रिया करने का प्रयास कर रहे हैं, बार बार उसके पीछे जा रहे हैं, उसकी जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं, उससे संबंध स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, उसे स्पर्श करने का प्रयास कर रहे हैं या स्पर्श कर रहे हैं, या उसके द्वारा उपयोग किया गया इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रारूप के इलेक्ट्रॉनिक संसूचना का प्रयोग करने का प्रयास कर रहे हैं, तो इसको माना जाएगा कि ये स्टॉकिंग आपका है। प्रोवाइडेड दैट सच कंडक्ट शैल नॉट अमाउंट टू स्टॉकिंग द मैन हु परस्यूड इट प्रूव्स, ये ऐसा आचरण पीछा करने की कोटि में नहीं आएगा यदि वह पुरुष जो ऐसा करता है साबित कर दे कि ऐसा कार्य अपराध के निवारण या पता लगाने के प्रयोजन के लिए किया गया है, और पीछा करने वाले अभियुक्त पुरुष को राज्य द्वारा उस अपराध के निवारण पता लगाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया हो। तो ये अगर ये सिद्ध हो जाए कि जो व्यक्ति किसी महिला का पीछा कर रहा है वो किसी अपराध के जानकारी इकट्ठा करने के लिए, उसके निवारण के लिए, और राज्य द्वारा उसको ये अधिकृत किया गया है, ऐसी जानकारी इकट्ठा को करने के लिए वो कार्य कर रहा है, तो ये आपके पीछा करना स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। दूसरी बात, यह कार्य किसी विधि के अधीन किया गया था या किसी विधि के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा अधिरोपित किसी शर्त या अपेक्षा का पालन करने के लिए किया गया। तो ये जो आप किसी व्यक्ति का, किसी महिला का पीछा कर रहे हैं, ये किसी विधि के अधीन कर रहे हैं, कोई विधि के अंतर्गत ऐसा आपको अधिकार दिया जा रहा है जिसके अंतर्गत आप उसका पीछा कर सके। तीसरा, इन द पर्टिकुलर सर्कमस्टेंसेस सच कंडक्ट वर रीजनेबल एंड जस्टिफाइड, विशिष्ट परिस्थितियों में ऐसा आचरण युक्त और न्यायोचित अगर है तो ये माना जा सकता है कि ये ठीक बात आपका है। अब अगला देखिए, जो कोई पीछा करने का अपराध कारित करता है, प्रथम दोष सिद्धि पर वो आपके कारावास होगा जिसकी अवधि 3 वर्ष तक हो सकेगी, और साथ ही साथ में जुर्माना होगा। दूसरी बार या पश्यवर्ती आप किसी दोष सिद्धि पर आपको जो कारावास होगा वो 5 वर्ष की होगी, और साथ ही साथ में जुर्माना भी होगा। तो ये देखते हैं बीएनएस की धारा 78 के अनुसार पीछा करना क्या कहलाता है। किसी महिला का पीछा करना और स्पष्ट रूप से अरुचि दिखाने के बावजूद बार बार उसके व्यक्तिगत संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना, किसी महिला द्वारा इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के उपयोग की निगरानी करना, किसी महिला को दूर से केवल एक बार देखना, ए और बी दोनों। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 78 ऑफ बीएनएस, व्हाट कॉन्स्टिट्यूट स्टॉकिंग, following a woman and contacting her to foster personal interaction repeatedly despite a clear indication of disinterest, monitoring the use by a woman of the internet, email or any other form of electronic communication, watching a woman from a distance only once, both A and B, आंसर होगा both A and B, ये आप देख सकते हैं। बीएनएस की धारा 78 के तहत पीछा करने से पहले अपराध के लिए अधिकतम सजा क्या आपकी है, तो पीछा करने में पहली बार अपराध की अधिकतम सजा 3 वर्ष है, दूसरी बार अपराध करने की अधिकतम सजा 5 वर्ष के साथ साथ जुर्माना आपका है। फिर अगला देखिए, वर्ड्स, गेस्चर्स और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, शब्द, अंग विक्षेप या कार्य जो किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आश्रित है। ये बोला जा रहा है जो कोई किसी महिला की लज्जा का अनादर करने के लिए आशय से कोई शब्द कहता है, कोई ध्वनि या अंग विक्षेप करता है, या कोई वस्तु किसी रूप में प्रदर्शित करता है इस आशय से कि ऐसी महिला द्वारा ऐसा शब्द या ध्वनि सुनी जाए, या ऐसे अंग विक्षेप या वस्तु देखी जाए, या ऐसी महिला के एकांतता का अतिक्रमण करता है, वह साधारण कारावास जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित आपका होगा। तो ऐसे कोई शब्द बोल रहे हैं, ऐसे कोई वर्ड्स आपके यूज कर रहे हैं, whoever intends to insult the modesty of women, कोई ऐसे शब्द बोल रहे हैं, ऐसी कोई आवाज निकाल रहे हैं, ऐसा कोई आप अपने शरीर को प्रदर्शित कर रहे हैं, ऐसे एक तरह से कहा जाएगा कि आप यहाँ पे शब्दों का उपयोग कर रहे हैं जिससे महिला की निजता के ऊपर आप हमला करने का प्रयास कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में न्यूनतम जो दंड है वो 3 वर्ष के साथ साथ जुर्माना की बात आपकी है, जो आप देख सकते हैं। भारतीय न्याय संहिता की धारा 89 के अंतर्गत कौन अपराध का शिकार हो सकता है। कोई भी व्यक्ति, केवल महिला, केवल नाबालिग, केवल पुरुष, इसमें कौन होगा?
कौन इसका शिकार, कौन विक्टिम हो सकता है? ओनली वुमेन, केवल महिला ही हो सकती है। बीएनएस की धारा 89 के तहत अपराध के लिए अधिकतम सजा क्या है? तो बीएनएस की धारा 79 के अंतर्गत जो सजा आपकी बताई गई है वो 3 वर्ष के साथ साथ जुर्माने की बात आपकी कही गई। 3 वर्ष का साधारण कारावास है, 3 years सिंपल इम्प्रिजनमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 79 का अनिवार्य तत्व नहीं है? किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का इरादा रखना, शब्द बोलना, आवाजें निकालना, इशारे करना, वस्तुओं का प्रदर्शन करना, महिला को शारीरिक हानि पहुंचाना, महिला की निजता का उल्लंघन करना। तो अगर आप ये देखिएगा तो इसमें तीनों बातें होंगी। इंटेंडिंग टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन, uttering words, making sounds, gestures or exhibiting objects, causing physical harm to women, intruding upon the privacy of women। ऑप्शन होगा ये अलग धारा में आपका कवर किया जाएगा, जिसमें आप देखते हैं हर्ट आपका है, ग्रीवियस हर्ट है, आप उसमें इसको देखिएगा। ठीक है, तो आप किसी को उपहित कर रहे हैं या चोट पहुंचा रहे हैं, फिजिकल हार्म कर रहे हैं, उसके संदर्भ में ये बातें आएंगी, तो ये सी नहीं होगा। अब जो समस्याएं हैं जो आपके भारतीय न्याय संहिता में महिलाओं से संबंधित उपबंध हैं, वो आपके किससे संबंधित हैं? वो संबंधित हैं विवाह से संबंधित अपराधों के विषय में, ऑफ ऑफेंसेज रिलेटिंग टू मैरिज। तो विवाह के संबंध में जो अपराध हैं उनके संबंध में बातें आपकी हैं। जैसे इसमें दहेज मृत्यु की बात कही गई है, जो आपके डाउरी डेथ के संदर्भ में आपके बात कही गई है। डाउरी डेथ में कुछ सरकमस्टेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, और डाउरी डेथ के अंदर कुछ जो परिस्थितियां हैं उनको समझना होगा। वो क्या है? 7 वर्ष के अंदर दहेज का मांग हुआ हो, डाउरी का मांग हुआ हो, साथ ही साथ में पति या पति के किसी रिश्तेदार के द्वारा कोई क्रुएल्टी का प्रदर्शन किया गया हो, तो आप यहां पे देखिएगा कोई क्रूरता का प्रदर्शन किया गया हो। क्रूरता क्या है अभी परिभाषित किया जाएगा उसको, जिसमें महिला को आप इतना मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से परेशान कर दे कि आत्महत्या करने के लिए वो प्रयास करना शुरू कर दे, इसी को आप क्या कहिएगा? क्रूरता। तो क्रूरता आगे वाले समय में आगे जो आपके सेक्शंस उसमें परिभाषित है, जिसमें किसी महिला को आप मानसिक या शारीरिक रूप से इतनी प्रताड़ना दे दें कि वो आत्महत्या करने के लिए सोचना शुरू कर दे, ये क्रूरता आपका कहलाता है। तो इसको अभी देखा जाएगा, आगे वाले सेक्शंस में इस बातों को हम देखेंगे। तो यहाँ पे आपका कुछ कंडीशंस हैं। जैसे कंडीशंस क्या हैं? 7 वर्ष अगर आप देखेगा 7 years में ऐसा होना चाहिए जिसमें दहेज की डाउरी की मांग होनी चाहिए। दूसरा बात आप क्या देखिएगा? पति या पति के किसी संबंधी के द्वारा क्रूरता का प्रदर्शन किया गया हो, जिसमें शारीरिक या मानसिक हानि पहुंचाई गई हो किसी महिला को, जिससे वो आत्महत्या करने के लिए सोचने पे मजबूर हो जाए, तो इसको आपका बोला जाएगा। और इसमें सजा क्या है? 7 वर्ष से लेके आपके आजीवन कारावास तक सजा आपके है। जहां किसी महिला की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है और उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों की अन्यथा हो जाती है, और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा, उसके पति के किसी नातेदार द्वारा दहेज की मांग की गई, या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी जिसे उसे तंग किया था, वह ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा और पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। Where the death of a woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of marriage। तो ये बोला जा रहा है कि शरीर पे कोई आपका कहा जाएगा कि बर्न हुआ है, कोई दाह हुआ है, कोई जलने का मार्क है, या शरीर पे कोई क्षति का निशान है, या अन्य कारणवश भी हो सकता है जिसमें मानसिक आपने उसको प्रताड़ना दिया है, जो कि शरीर पे प्रदर्शित नहीं होगा, जिसके वजह से आपका ऐसी परिस्थितियों में प्रदर्शित हो गया है वो, जिसके वजह से उसने आत्महत्या करने का प्रयास किया है या उसको मारने का प्रयास किया गया, उसको मार दिया गया है। तो ये आपका बोला जा रहा है कि इसको आपके दहेज मृत्यु बोला जाएगा।
अब स्पष्टीकरण क्या है, इस धारा के प्रयोजन के लिए दहेज का वही अर्थ है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में है। तो इसमें दहेज का मतलब क्या है, दौरी का मतलब वही है जो सेक्शन 2 ऑफ दौरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में आपका है। जो लोग भी ऐसे दौरी डेट दहेज आपके मृत्यु का कारण बनते हैं उनको न्यूनतम सजा जो आपका है 7 साल है, जो कि आजीवन कारावास तक विस्तारित हो सकता है। ये बात आप देख रहे हैं। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चंस। धारा 80 BNS के अंतर्गत दहेज शब्द से तात्पर्य क्या है? तात्पर्य है दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 सेक्शन 2 ऑफ द दौरी प्रोहिबिशन एक्ट। फिर अगला देखिए, धारा 80 BNS के तहत यह साबित करने की भार किस पर है कि मृत्यु दहेज हत्या नहीं थी। अंडर सेक्शन 80 BNS द बर्डन ऑफ प्रूफ दैट डेट वाज नॉट अ दौरी दैट लाइज ऑन द प्रोसिक्यूशन, जो अभियोजन कर रहा है, शिकायतकर्ता जो कंप्लेनेंट है, आरोपी, प्रति, द एक्यूज्ड, हस्बैंड और रिलेटिव, पुलिस। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है कि ये जो मृत्यु है वो दहेज मृत्यु नहीं है, वो किसके ऊपर है? जो एक्यूज्ड है, जो आपके यहाँ पे अभियुक्त आरोपी बनाया गया है, वो पति और उनके रिश्तेदारों को ये सिद्ध करना होगा कि जो मृत्यु हुआ ये दहेज मृत्यु नहीं है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सेक्शन अब हम लोग देखते हैं। अब अगला जो सेक्शन 81 है, विधि पूर्व विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कार्य सहवास, कोहेबिटेशन कॉज्ड बाय मैन डिसीटफुली इंड्यूसिंग बिलीफ ऑफ लॉफुल मैरिज। यहाँ पे क्या आपका प्रबंध है? जो प्रत्येक पुरुष किसी ऐसी महिला को जो कि विधि पूर्वक उससे विवाहित ना हो, उसको किसी तरह के प्रवंचना से या विश्वास दिला देता है कि विधि पूर्वक उससे विवाहित है, और इस विश्वास में उस महिला से उसके साथ सहवास या मैथुन कारित करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जो कठोर या साधारण कारावास है जिसकी अवधि कम से कम 10 वर्ष की होगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने का भी उसको भागी बनाया जाएगा। तो एवरी मैन हु बाय डिसीट, धोखा देके किसी महिला को वो ये समझाने में सफल होता है कि जो विवाह कर रहा है वो विधि पूर्वक विवाह आपका है, हालांकि वो विधि पूर्वक विवाह नहीं है, और उसके साथ वो शारीरिक संबंध बनाता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है, तो उसको 10 वर्ष की सजा आपकी होगी। अब इसमें सवाल कुछ देखते हैं। बेनेस की धारा 81 के अनुसार किसी पुरुष द्वारा धोखे से वैध विवाह का विश्वास दिलाकर सहवास करने पर किस प्रकार की सजा का प्रावधान है? केवल जुर्माना, किसी भी प्रकार का कारावास और जुर्माना, आजीवन कारावास, केवल साधारण कारावास। तो यहां पे आप देखिएगा, ओनली फाइन, इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्टिव एंड फाइन, डिस्क्रिप्शन एंड फाइन, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट ओनली। तो यहां पे आप देखिएगा कि किसी भी प्रकार का यहां पे आपको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है। ये साधारण कारावास भी हो सकता है, असाधारण कारावास भी हो सकता है, साथ ही साथ में 10 वर्ष की सजा है और जुर्माना आपका है। तो ये इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एंड फाइन, किसी प्रकार का कारावास और जुर्माना। अगला देखिए, पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, मैरिंग अगेन ड्यूरिंग लाइफ टाइम ऑफ हस्बैंड और वाइफ। अब इसमें आप देखिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस आपके बताए गए हैं। उन टर्म्स एंड कंडीशंस में क्या है, अगर कोई विवाहित व्यक्ति है और अपने जीवन काल के दौरान दोबारा विवाह करता है तो इसमें 7 वर्ष के आपके जुर्माने की 7 वर्ष का कारावास है, और कारावास के साथ साथ जुर्माना भी इसमें प्रबंध किया गया है। हालांकि ये जो कारावास हो सकता है, साधारण कठोर दोनों हो सकता है। इसमें कुछ अपवाद भी बताए गए हैं। अपवाद क्या है? जैसे आप देखिएगा कि अगर इस विवाह को न्यायालय के द्वारा अमान्य घोषित कर दिया गया है,
या 7 वर्ष तक पति या पत्नी के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है कि कहाँ गए, और ना किसी उसके रिश्तेदारों के बारे में आपको सुनने को मिला है। तीसरा, जिस व्यक्ति से आप विवाह कर रहे हैं उसको कन्वे कर दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा पुराना विवाह हमारा हो रखा था और ऐसे ऐसे कंडीशंस हैं, 7 वर्ष तक उसके बारे में कोई सुनवाई नहीं हुआ, या हमारा कोर्ट के द्वारा ये जो आपका विवाह है इसको रद्द किया जा चुका है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जो कोई पति या पत्नी के जीवित रहते हुए ऐसी दशा में विवाह करता है जिसके ऐसा विवाह इस कारण से शून्य है कि वह ऐसे पति या पत्नी के जीवन काल में होता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 7 वर्ष तक की होगी दंडित किया जाएगा, जुर्माने का भी दायी होगा। अपवाद इसमें कुछ बताए गए हैं। अपवाद क्या है? अपवाद है जहां पे ये उपधारा का विस्तार ऐसे व्यक्तियों पर नहीं लागू होगा जिसके ऐसे पति या पत्नी के साथ विवाह सक्षम अधिकारिता के न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया हो, ना ही किसी ऐसे व्यक्ति पर जो पूर्व पति या पत्नी के जीवन काल में विवाह कर लेता है, यदि ऐसा पति या पत्नी उसके पश्चावर्ती विवाह के समय ऐसे व्यक्ति के 7 वर्ष तक निरंतर दूर रहा, 7 वर्ष तक कोई सुनवाई नहीं हुआ, कोई आपके उनसे संबंध नहीं है, कोई उनके बारे में जानकारी नहीं है, और उस समय के भीतर ऐसे व्यक्ति द्वारा यह नहीं सुना गया है कि वह जीवित है या कहां पे, उसके बारे में कोई जानकारी आपको नहीं है, जिंदा है कि नहीं है इसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन जब आप विवाह करिएगा तो आप जिस व्यक्ति से विवाह कर रहे हैं उसको वास्तविक स्थिति की जानकारी आपको देना पड़ेगा, जहां तक उनका ज्ञान उसका हो आपको उसको अवगत कराना पड़ेगा। ये 3 कंडीशंस हैं, तभी आप दूसरा विवाह करते हैं तो इसको गलत नहीं माना जाएगा। जो कोई अपने पूर्व विवाह के तथ्य को उस व्यक्ति से छिपाकर उसके साथ विवाह करेगा तो इसमें आपके क्या होगा, 2 आपके कारावास होगा, साधारण या कठोर, और ये 10 वर्ष तक की जेल होगी, और साथ ही साथ में जुर्माना भी आपका होगा। तो ये पॉइंट आप देख सकते हैं। अंडर सेक्शन 82(1) ऑफ द BNS 2023, what is the maximum punishment for marrying again during the lifetime of a husband or wife? मैक्सिमम पनिशमेंट आपका अगर देखिएगा कि अगर आप दोबारा विवाह कर लेते हैं अपने आजीवन काल के समय में, तो वहां पे आपके जो दंड है वो 10 वर्ष का बताया गया, 10 ईयर्स आपका है। BNS के अंतर्गत प्रथम पति या पत्नी के जीवित रहते हुए संपन्न द्वितीय विवाह की स्थिति क्या होगी? ये अमान्य, निरस्तीकरण योग्य, वैध, कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त, वॉइड होगा, ये पूरी तरह से अमान्य होगा, ये वॉइड होगा, वॉइडेबल नहीं, निरस्तकरण नहीं, ये शून्य ही होगा, अमान्य ही होगा। ठीक है, ये बात आप देख सकते हैं। अगला इसमें देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी शर्त BNS धारा 82 के तहत द्वि विवाह के अपवाद के लिए आवश्यक नहीं है? पहला, प्रथम पति या पत्नी 7 वर्षों से अनुपस्थित हो। दूसरा, प्रथम पति या पत्नी के जीवित होते हुए कोई पता नहीं चल रहा हो। तीसरा, दूसरे पति या पत्नी को वास्तविकता की जानकारी है। और चौथा, प्रथम पति या पत्नी से दूसरा धर्म अपना लिया हो। तो यहां पे आप देखिएगा क्या कंडीशंस हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंडीशन फॉर द एक्सेप्शन टू बाइगेमी अंडर BNS सेक्शन? फर्स्ट स्पाउस हैज बीन एब्सेंट फॉर 7 ईयर्स, ये है 7 वर्ष तक उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, एब्सेंट रहा है। फर्स्ट स्पाउस हैज नॉट बीन हर्ड, उसके बारे में यही नहीं पता चला है कि जिंदा है कि मरा है। सेकेंड स्पाउस इज इन्फॉर्म्ड ऑफ द रियलिटी, जिससे आप विवाह कर रहे हैं उसको वास्तविकता के बारे में बता दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा आपका प्रबंध है। फिर यहाँ पे देखिएगा, द फर्स्ट स्पाउस इज कन्वर्टेड टू अनदर रिलीजन, ये कारण नहीं बताया गया है, तो ये होगा दूसरे धर्म में परिवर्तित होना, ये कारण नहीं है। ठीक है, डाइवोर्स का कारण भले हो जाए, इसका कारण नहीं है। विवाह, विधि पूर्वक विवाह के बिना कपट पूर्वक विवाह कर्म पूरा कर लेना। मैरिज सेरेमनी फ्रॉडनेंटली गॉन थ्रू विदाउट लॉफुल मैरिज। अब इसमें क्या है, इसमें अगर आप देखिएगा कि आपने विधि पूर्वक विवाह नहीं किया है, कपट पूर्वक विवाह किया है, आपको ये पूरी तरह से मालूम है कि जो आप कर्म कर रहे हैं ये गलत है, और उसके बाद आप विवाह कर ले रहे हैं, तो ये 7 वर्ष तक की सजा होगी, जिसमें आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ये रेगुलर हो सकता है, सिंपल हो सकता है, कठोर के साथ साथ साधारण कारावास भी हो सकता है। जो कोई बेईमानी से
या कपटपूर्ण आशय से विवाहित होने का कर्म या जानते हुए कि पूरा करता है, उसके द्वारा वह विधि पूर्वक विवाहित नहीं हुआ है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास, जो साधारण या कठोर दोनों हो सकता है, 7 वर्ष तक की सजा आपकी होगी। तो बेईमानी से या कपटपूर्वक आशय से आप विवाह कर रहे हैं और ये जो आपका एक तरह से विवाह कर रहे हैं ये विधि पूर्वक नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएनएस 2023 की धारा 83 के तहत यह जानते हुए कि विवाह वैध नहीं है, धोखाधड़ी से विवाह करने पर अधिकतम दंड क्या आपका है यहाँ पे, तो ये 7 वर्ष का दंड आप देखिएगा, 7 इयर्स का दंड आपका है। अगला देखिए, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा बीएनएस की धारा 83 का एक आवश्यक तत्व है या कार्य बेईमानी या कपटपूर्ण इरादे से किया गया हो। द एक्ट मस्ट बी डन विद डिसऑनेस्ट और फ्रॉडलेंट इंटेंशन। व्यक्ति को यह पता हो कि विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है। पर्सन मस्ट नो दैट द मैरिज इज नॉट लीगली वैलिड। व्यक्ति ने विवाह समारोह संपन्न किया हो। पर्सन मस्ट हैव परफॉर्म द मैरिज सेरेमनी। उपरोक्त सभी, तो धारा 83 के आवश्यक तत्व क्या है, तीनों हैं। एक्ट जो भी आप कर रहे हैं कपटपूर्ण इरादे से कर रहे हैं, आपको ये पता है कि विवाह कानूनी रूप से वैध नहीं है और विवाह का समारोह आप संपन्न कर रहे हैं, तो ये तीनों कंडीशंस आपके हैं। फिर अगला देख लीजिए 84, विवाहित महिला को आपराधिक आशय से फुसलाकर ले जाना या निरुद्ध रखना। इंटाइसिंग और टेकिंग अवे और डिटेनिंग विद क्रिमिनल इंटेंट मैरिड वुमेन। जो कोई किसी महिला को जो विवाहित है, जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी है और जिसका अन्य पुरुष की पत्नी होना वह जानता है या विश्वास करने का कारण रखता है, इस आशय से ले जाता है या फुसला कर ले जाता है कि वह किसी व्यक्ति के साथ अनुचित संभोग करे, या इस आशय से ऐसी किसी महिला को छिपाता या निरुद्ध करता है, वह दोनों में से किसी भांति के कारावास जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहां पे देख सकते हैं कि whoever takes or entices away any woman who is and whom he knows or has reason to believe to be wife of any other person, any other man। एक व्यक्ति को ये पता है कि वो दूसरे की पत्नी है, उसके बावजूद वो क्या कर रहा है, वो उस महिला को आपके फुसला कर ले जाने का प्रयास कर रहा है और साथ ही साथ में अवैध संबंध उसके साथ स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे उसको एक तरह से अनुचित संभोग कर रहा है उसके साथ, उसको निरुद्ध भी कर रहा है, उसको छिपाने का प्रयास भी कर रहा है। तो इसमें जो सजा होगी वो 2 वर्ष तक की हो सकेगी, साथ ही साथ में जुर्माना भी आपका है। ये बात आप देखिएगा, जुर्माना है या दोनों से, मतलब 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या सजा और जुर्माना दोनों आपका है। तो ये बेसिकली आप देख सकते हैं। अगला इसमें देखिए जो कुछ क्वेश्चंस इसमें देखते हैं। बीएनएस 2023 की धारा 84 के अंतर्गत नया जोड़ा गया संशोधित अपराध क्या है, किसी दूसरी महिला के पति को शादी के लिए फुसलाना। इंटाइसिंग द हस्बैंड ऑफ अनदर वुमन फॉर मैरिज। किसी अन्य पुरुष की पत्नी को अवैध यौन संबंध के लिए फुसलाना। इंटाइसिंग द वाइफ ऑफ अनदर मैन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स। विवाह का झूठा वादा, फॉल्स प्रॉमिस टू मैरिज, बाईगेमी। डी विवाह, तो इसमें क्या है, इंसाइटिंग द वाइफ ऑफ अनदर मैन फॉर इलिसिट इंटरकोर्स। किसी अन्य पुरुष की पत्नी को अवैध यौन संबंध स्थापित करने के लिए फुसलाना। दूसरा, बीएनएस की धारा 84 के तहत किसी विवाहित महिला को बहला फुसलाकर या अगवा करने की अधिकतम सजा क्या निर्धारित आपकी की गई है, तो इसमें जो अधिकतम सजा है वो 2 वर्ष के साथ साथ जुर्माना है, मतलब 2 वर्ष है, जुर्माना है, या दोनों आपको देखने को मिलेगा। बीएनएस की धारा 84 के अंतर्गत अपराध के लिए दंड क्या है, केवल कारावास, केवल जुर्माना, कारावास या जुर्माना या दोनों। कारावास और कम से कम 1 लाख रुपए का जुर्माना। ओनली इम्प्रिजनमेंट, ओनली फाइन, इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ, इम्प्रिजनमेंट एंड मिनिमम फाइन ऑफ 1 लाख। तो ऑप्शन क्या होगा इसमें, इसमें होगा आपके कारावास या जुर्माना या दोनों। ये बात आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो आपके 85 सेक्शन है इसके आगे आपका देखा जाएगा। तो अभी तो आप लोग के एग्जाम पोस्टपोन हो गए हैं, जो फिजिकल का एग्जाम है, जो अगर आप देखिएगा B1 बैच में जो आपके फिजिकल का एग्जाम था उसका नोटिफिकेशन आया है कि वो पोस्टपोन हो गया है, लेकिन आपको अपनी तैयारी जारी रखनी है
और उस प्रयास में आपको ये और मौका मिला है कि आप उसकी अच्छी से तैयारी कर पाएँ और अच्छे से इसको तैयार करिए। क्लासेज आपके जो हैं वो अपलोड हो जाएंगे सारे धीरे धीरे, इनको देखिए, इनसे सवाल लगाने का प्रयास करिए। जो एप्लीकेशन है कोचिंग का उसको भी डाउनलोड करिए और उसमें आपको और डिटेल्स में बड़े सारे नॉलेज मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे जिनको आप लगाते रहिए और अपनी तैयारी को और बढ़िया करिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आप लोगों से।